अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भाई बच्चों, देखें अब जो है वो मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, शॉर्ट भी लॉन्ग भी सारे बता रही हूँ, ठीक है। जो आप लोग की एक बहुत डिमांड आ रही थी टारगेट पेपर के हवाले से, इसके हर चीज़ को बहुत गौर से सुनना है, ठीक है। ये आपको मिस उस्तानी जी कोचिंग सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए बेटा, एक चीज़ और वो ये कि जब अगर आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं ना, तो उसको कितना लिखना है, उसमें कितने मटेरियल डालना है, क्या चीज़ें करनी है, मैं आपको यहाँ पे वो तमाम चीज़ें सिखाऊंगी, तमाम चीज़ें बताऊंगी। जैसे कि चैप्टर 1 देखें, उसमें आपको डिफरेंसेस गिवन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आपको पता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस होता है कि फोटोसिंथेसिस आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही होती है और रेस्पिरेशन जो है वो आपके पास सनलाइट के एब्सेंस में भी नॉर्मली चल रही होती है। और फोटोसिंथेसिस ओनली इन प्लांट्स होता है और रेस्पिरेशन जो है वो आपके पास बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स दोनों में हो रहा होता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है, आपको पता है रेस्पिरेशन में आपके पास एनर्जी बन रही होती है एटीपी, और फोटोसिंथेसिस में आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं जिनसे आगे जाकर एनर्जी बनती है, आपको पता है ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास एनाबॉलिक एक प्रोसेस, आपके पास एनाबॉलिक है फोटोसिंथेसिस, आपके पास एनाबॉलिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन आपके पास कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये तो मैंने आपको एक नॉर्मली 4 डिफरेंसेस बता दिए। बेटा ये 4 डिफरेंसेस तो आप सबको याद होते ही हैं। अब देखिए बोर्ड के लिए ना आप लोग 6 डिफरेंसेस याद करके जाएंगे, 6 पॉइंट्स याद करके जाएंगे, क्योंकि उससे होता है कि आपको 4 लाजमी बोर्ड में लिखने होते हैं। 4 से कम लिखने पे ना आपके 0.5 मार्क्स जो है ना वो कट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस तो लाजमी लिखने हैं, लेकिन अगर आपको 5 याद हैं तो आप 5 लिख दें, 6 याद है तो 6 लिख दें, बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसलिए 6 तो एनी हाउ याद करके जाना ही है। फिर डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, इन दोनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बता रही हूँगी। इसी वजह से लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद ही होता है कि इंपॉर्टेंट तो है ही सब कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनको अपने पास अलग से लाजमी नोट डाउन करिएगा। वो है आपके पास फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग में आपके पास देखें, ब्रीफली डिस्क्राइब ह्यूमन लंग्स विद डायग्राम। आपने सबसे पहले बताना है कि लंग्स होते क्या हैं, लंग्स का किस तरह का शेप होता है, क्या साइज़ होता है, क्या कलर होता है, हमारे कितने लंग्स होते हैं। आपको पता है 2 लंग्स होते हैं, एक जो लेफ़्ट और राइट 2 लंग्स होते हैं, फिर इनके अंदर लोब्स मौजूद होते हैं 2 और 3, एक में 2 लोब्स होते हैं, एक में 3 लोब्स होते हैं। फिर आपने इसका स्ट्रक्चर बताना है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। फिर आपने बताना है इसका मैकेनिज़्म क्या होता है काम करने का, ठीक है, यानी कि इसका फंक्शन आप डिटेल में बताएंगे और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक आपको क्वेश्चन 2 दिया गया है, डिस्कस ब्रीथिंग प्रोसेस इन ह्यूमन। ब्रीथिंग प्रोसेस में आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, इंस्पायरेशन और एक्सेलेशन, हवा का अंदर ले जाना और हवा का बाहर निकालना बॉडी से, ठीक है, इनहेल और एक्सेल। तो आपने ब्रीथिंग प्रोसेस बताना है, साथ में उसकी डायग्राम भी जो है वो ड्रॉ करनी इनहेलेशन और एक्सपायरेशन की। अच्छा भाई, उसके बाद आपके पास 3 और 4 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही इसके अंदर है, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले आप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम बताएंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की यानी कि डेफिनेशन लिखेंगे आप। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जाहिर सी बात है लंग्स से हो रहा होता है, तो लंग्स को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। फिर आप वही बात, आप तमाम चीज़ें जो जो रेस्पिरेशन में आती हुई तमाम चीज़ें लिख देंगे। डिस्कस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जितनी भी आपके पास रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़ है ना, उनको, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिज़ीज़ है तो आपने बताना है डिज़ीज़ जो है इसमें होता क्या है, फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका कॉज क्या होता है, फिर अगर उसकी कोई ट्रीटमेंट है तो वो, यानी 4 चीज़ें आपने इसके अंदर बतानी है। आपकी 4 हेडिंग्स होंगी इसके अंदर, ठीक है, एक डिज़ीज़ की। अगर इसके अंदर 6 डिज़ीज़ है तो बेटा 6 की 6 याद करके जाओ, क्योंकि बोर्ड के अंदर वो आपको देते हैं। एटलीस्ट लॉन्ग में आपको 3 वो कभी कह देते हैं या कभी 4 कह देते हैं, तो आपको एटलीस्ट अगर आप 6 होंगी तो 6 याद करके जाएंगे, तो आप 4 या 5 तो एटलीस्ट वहाँ लिखने के काबिल होंगे। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में ऑक्सीजन डेप्थ है, आसान सी है, इसको याद कर लिएगा।
इम्पॉर्टेंट शॉर्ट, इसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी है रेस्पिरेटरी सरफेस की। क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे भाई रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो आपके पास जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, उसको मॉइस्ट होना चाहिए, उसके पास म्यूकस की प्रोडक्शन होनी चाहिए, यानी कि उसके पास म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होने चाहिए, ताकि जो भी डिजीज़ हो वो उसको डस्ट हो या डर्ट पार्टिकल्स हो उसको ट्रैप कर सकें। ठीक है, इसके अलावा आपस में ताकि वो कोलैप्स भी ना हो, ये तमाम चीज़ें पॉइंट्स आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी होगी। उसके बाद रोल लंग्स का कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए नुकसानदेह, आपका बॉडी का उससे कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं होता, फिर भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उसमें बबल्स कैसे फॉर्म हो रहे होते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड से। जो चीज़ आप जहर है आपके लिए, आप वही चीज़ बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये एक बड़ी ही गलत चीज़ है। ठीक है, अच्छा भाई, इंपॉर्टेंट रीजंस जो है वाई रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ हाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज। रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज के दौरान जो है वो हाई क्यों हो जाता है, यानी आप बहुत जल्दी तेज़ी से सांस क्यों लेने लगते हैं। इसलिए लेने लगते हैं बेटा क्योंकि आप उस टाइम वर्किंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा इस तरह से आपका ब्रीथिंग लेवल हाई होता है ना, तो अभी आपने ऑक्सीजन थोड़ी सी ही अंदर ली थी कि आपने फ़ौरन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दी थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी ऑक्सीजन, यानी आपकी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का कभी कभार नॉर्मल भी रहता है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज का टूटना करना होता है ना, तो वो आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्म में अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सरसाइज के बाद आपके मसल्स में बहुत शदीद दर्द होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए कि बैठकर लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए, तो वो लैक्टिक एसिड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है और पेन जो है वो रिलीज़ हो जाता है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उनका क्या होता है कि एक्सरसाइज करने के दौरान बाद ना, जब वो अक्सर उनके हार्ट में एकदम शदीद पेन स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उनका कार्डिक आउटपुट वगैरह तमाम चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। तो उसका भी यही होता है कि एक्सरसाइज करने के बाद इंसान बैठे और अच्छे तरीके से लंबी लंबी सांसें ले, ताकि उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो जाए। ठीक है, अच्छा भाई, वाई स्ट्रोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। स्ट्रोमेटा डे टाइम में क्यों ओपन होते हैं, इसलिए ओपन होते हैं क्योंकि डे टाइम के अंदर ही वो सारा काम कर रहे होते हैं और प्लांट हीटअप ना हो, सही प्लांट के अंदर हीट, क्योंकि आपको पता है देखिए, अगर हम लोग होते हैं, अगर हम लोग जब बाहर जाते हैं, आप सुनते नहीं कि भाई इसको एकदम हीट शॉक हुआ, यानी कि आपने सुना था बीच में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी तो सबको बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ हो रहे थे। तो अगर प्लांट्स के लिए भी होगा तो प्लांट्स की भी लिए भी मसले मसाइल हो जाते हैं, तो इसलिए स्ट्रोमेटा खुले हुए होते हैं ताकि जो है वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस चलता रहे और वो क्या करते रहें, वो आपके पास जो है ऑक्सीजन को क्या कहते हैं अपना देते रहें, एक्सेल करते रहें और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते रहें। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में यही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है बेटा। डायग्राम को पेंसिल से ड्रॉ करना आप लोग बोर्ड में, उसके बाद उसको क्या करना, उसको लेबल करना, अच्छे से लेबल करना है। ठीक है, लेबल करने के बाद उसको आपने लेबल जब करेंगे ना तो स्केल का इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि बस इसी तरह से लाइंस वगैरह लगा दी खुद से बिना स्केल के। उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एक बॉक्स बना के उसके अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आप लोगों को ये नहीं आती है कि इसकी प्रेजेंटेशन, तो आप मुझे बता दिएगा, तो एक आपको इस तरह की पिक्चर यूट्यूब पर या वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जिसमें आपको बता देंगे कि किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई भी मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर स्किन ऑफ मैन की आपने डायग्राम जो है वो करनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। शॉर्ट नोट लिखना है आपने आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे। शॉर्ट नोट के लिए मैं अभी से आपको बता रही हूँ, आगे के लिए भी यही बात इंपॉर्टेंट होगी। शॉर्ट नोट में आपने अगर आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का शॉर्ट नोट लिख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आप लिखेंगे कि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, फिर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर आप जो अपनी जो दूसरी हेडिंग डालेंगे वो आप ये डालेंगे कि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर जो होता है उसका काम क्या होता है, पर्पस लिखेंगे आप उसका। फिर आप ये लिखेंगे कि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर जो है उसकी वो किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप उसकी एक और फोर्थ हेडिंग डालेंगे कि भाई आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की वर्किंग क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ में आप उसका कंक्लूजन लिख देंगे कि उसका क्या बेनिफिट है, क्या क्या उसके अगर डिसएडवांटेजेस हैं तो वो भी लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये हेडिंग्स आपने डालनी है। चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस, इंपॉर्टेंट डायग्राम आपने एलएस ऑफ ह्यूमन स्किन, ये तो मैं खैर आपको बता चुकी होंगी।
आपने नेफ्रॉन की डायग्राम बनानी है, ठीक है, लेबल्ड, और नीड बनानी है, जाहिर सी बात है। ह्यूमन किडनी की, डायलिसिस मशीन की, इन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन और किडनी वाली 2 और 3। इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स इनमें आपके पास है गिव ओनली एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स ऑफ प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म, कॉकरोचेज एंड वर्टिब्रेट्स। बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना अपने अपने। जब आप लोग के कोचिंग में पेपर होंगे ना कॉम्प्रिहेंसिव, आप देखना वो इन्हीं सवालों में से आ रहे होंगे। डिस्क्राइब ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्टेरियल एनिमल्स, ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन किडनी डायलिसिस क्या होता है। डिस्कस द रोल ऑफ स्किन इन बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइज। आपको पता है अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ज़्यादा होता है तो किडनी क्या करती है, स्किन क्या करता है। स्किन आपके पास जो है वो फ़ौरन से आपकी बॉडी में स्वेटिंग स्टार्ट करवाता है, पसीना जो है वो खारिज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पसीना जब आपकी बॉडी से निकलता है, स्वेटिंग होती है क्या आपको, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से डाउन हो जाता है, ठीक है। किडनी डायलिसिस आपको बताएगा कि जब किडनी काम करना बंद कर देती हैगी तो उस केस के अंदर हम डायलिसिस का काम करवाते हैं, ताकि जो है बॉडी से यूरिया और इस तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो निकाल सके ब्लड में से, ठीक है। उसके बाद रीजन्स है, रीजन्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो और से सुनना। हाउ हेलोफाइट्स लीव इन सॉल्ट कंडीशन। हेलोफाइट्स सॉल्ट कंडीशन में कैसे रहते हैं बेटा, हेलोफाइट्स की जो रूट्स होती है ना, उनके पास मौजूद होते हैं सॉल्ट्री ग्लैंड्स। ये क्या करती है, सबसे पहले सॉल्ट को ना अपने अंदर ना ले लेती है, वाटर नहीं लेती। जाहिर सी बात है, आपने कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी जो आपके पास आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक होती है। ये तीनों टर्म्स यहाँ पर यूज़ होंगी। कैसे यूज़ होंगी, सबसे पहले ये अपने अंदर सॉल्ट को लेगी वाटर के बजाय। जब ये सॉल्ट को लेगी तो इसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई। सॉल्ट क्या करेगा, सॉल्ट खुद वाटर को अपने पास क्या करेगा, खींचेगा। जब वो वाटर को अपने पास खींचेगा तो ये क्या करेगी, वाटर को आगे पहुँचा देगी और सॉल्ट को वापस से बाहर निकाल देगी रूट्स, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेगी, अगर सॉल्ट जो है वो पौधे के अंदर आ गया, प्लांट के अंदर आ गया, तो उसके जो लीव्स होते हैं ना, उसके ऊपर भी ना ऐसे सक्लेंट्स मौजूद होते हैं कि उसके अंदर वो क्या कहते हैं, अपने स्ट्रोमेटा के थ्रू भी ये लोग इस सॉल्ट को निकालते हैं। वो जो सॉल्ट होता है ना, वो इनके लीव्स के ऊपर मौजूद रहता है, ठीक है। वो सॉल्ट क्या हेल्प करता है, वो हेल्प ये करता है कि वो वहाँ से सराउंडिंग में से वाटर को पकड़ता है और लीव के ज़रिए लेकर आता है प्लांट के अंदर, ठीक है। अच्छा भाई, स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कहा जाता है, अभी आपको ऊपर बताएगा, क्योंकि ये क्या करवाता है, ये स्वेटिंग करवाता है, ठीक है। अच्छा भाई, किडनी और स्टोन आपके पास कैसे डेवलप होता है। किडनी स्टोन आपके पास इसकी काफ़ी सारी सूरतें होती है, जिनमें से एक दो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि बेटा, अगर आप लोग टोमेटोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टमाटर बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसके बीच के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो बेटा ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ना, अगर वो भी बॉडी से सही से ना निकले ना, तो उसके स्टोन बनते हैं किडनी में। एक ये मसला होता है। दूसरा, बॉडी में अगर बोन्स जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब ना करें, और कैल्शियम को कब बोन एब्जॉर्ब नहीं करती है कि जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो। और विटामिन डी हमें धूप से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। कैसे मिलती है कि सनलाइट जब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती हैगी तो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी में, और वो विटामिन डी जाकर क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है बोन्स में। अब अगर ऐसा केस हो कि विटामिन डी कम हो जाए तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो किडनी में उसके स्टोन्स बनेंगे। जब उसके स्टोन्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम के स्टोन्स बन गए तो फिर पालक वगैरह इस तरह की ग़िज़ाएँ जो होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि कभी कभार आप पानी बहुत कम पी रहे हैं तो किडनी को बहुत वर्किंग करनी पड़ रही है, या आप लोग छालियाँ वगैरह खा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो भी किडनी में स्टोन का बाइस बनती हैं। उसके बाद है आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसके अंदर एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन। आपको पता है एक्सक्रीशन आपके पास बॉडी से एक्सक्रीट करने को कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन आपके पास जो ऑस्मोटिक आपका जो भी होता है सॉल्ट सोल्यूट का लेवल को मेंटेन करना है। थर्मोरेगुलेशन टेम्परेचर को। फिर आता है गटेशन और ट्रांसपायरेशन। देखो दोनों में फ़र्क होता है। ट्रांसपायरेशन में वाटर वेपर्स के थ्रू पानी निकलता है और गटेशन में ड्रॉपलेट्स के थ्रू निकलता है। गटेशन के अंदर सिर्फ
ट्रांसपायरेशन के अंदर सिर्फ पानी जो है वो प्लांट से वेपर्स के थ्रू निकलता है, लेकिन गटेशन में पानी के साथ साथ और भी मिनरल आइंस निकलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है आपने ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स पर, ठीक है। हेलोफाइट्स आपको पता है सॉल्टी कंडीशंस में पाए जाते हैं, जहाँ पे सॉल्टिश किस्म का लैंड होता है वहाँ पर होते हैं, आपको समंदर के किनारे पे मिल जाएंगे। ज़ीरोफाइट्स वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं हो। अच्छा भाई, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग में आपके पास है रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मोरेगुलेशन, ये आप याद करके जाएंगे। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब स्ट्रक्चर नेफ्रॉन, और नीचे भी वही सवाल दोबारा से आ गया, नहीं नीचे है वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों ही करके जाने हैं, चारों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें तो चारों ही आपको करने हैं। फिर आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके डिफरेंसेस, केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन आपको पता है हार्मोन्स के जरिए होता है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन आपके पास न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। इन दोनों में आपने डिफरेंस लिखना है। आपको बताएगा कि जो न्यूरॉन्स वाला नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे पहला डिफरेंस कि न्यूरॉन्स के थ्रू होता है और केमिकल हार्मोन्स के थ्रू होता है। फिर आप ये बताएंगे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है, ज़्यादा न्यूरॉन्स फ़ौरन वर्क करते हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन उसके मुकाबले में स्लो होता है। फिर जो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक सेलेक्टेड होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का ऐसा नहीं होता, ब्लड में आता है। ये तमाम चीज़ें आप इसके पॉइंट्स सीखेंगे, ठीक है। किसी के रेफरेंसेस अच्छे नहीं मिल रहे हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं। इंपॉर्टेंट रीजंस वाई सनफ्लावर मूव विद सन, आप सनफ्लावर जो है वो सन के साथ क्यों मूव करता है, ज़ाहिर उसकी मूवमेंट होती है। ये एड्रेनालाइन को इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशंस में मौजूद होता है, जो है वो रिलीज़ होता है। क्यों रिलीज़ होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हार्ट बीट को फास्ट करना, ये तमाम चीज़ें, आँखों के जो पीपल होता है उसको डायलेट करना, ये तमाम काम करना एड्रेनालाइन का काम होता है। अच्छा भाई, शॉर्ट नोट लिखना है आपने लोब्स ऑफ सेरिब्रम पर, रिफ्लेक्स एक्शन पर, स्पाइनल कॉर्ड पर। बेटा तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा है ना, इसके अंदर जो ज़्यादा बेहतरीन आपको करके जाने हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन और स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन लोब्स ऑफ सेरिब्रम भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ग्वाइटर, इन सब पे आपने करना है। इंपॉर्टेंट डायग्राम में न्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूरॉन है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, डायग्राम भी आपको इसकी आनी चाहिए, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी बताइएगा। अच्छा भाई, उसके बाद डिस्कस हार्मोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका जो इंटीरियर लोब है उससे जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उसको डिस्कस करें, लाजमी इंपॉर्टेंट है। और पोस्टीरियर लोब से भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं ना, वो दो ही होते हैं, उनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। पैरालिसिस और एपिलेप्सी क्या है, इसको थोड़ा सा करके जाइएगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको किस तरह से क्या है, इसको किसी तरह से सही किया जा सकता है। डिस्कस फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन विद एग्जांपल। डिस्कस लॉन्ग, डिस्क्राइब इन डिटेल ह्यूमन ब्रेन विद डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको करिएगा। डिस्क्राइब पेनक्रियासिस, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद डायबिटीज़, हाउ डायबिटीज़ कंट्रोल, इसको भी करके जाइएगा। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब ह्यूमन ईयर और आई, ये दोनों भी करिएगा, इन दोनों में से कोई भी एक वो दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अक्सर ऐसा होता है बेटा कि अब इस चैप्टर में ना ये जो तीनों लॉन्ग है ना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब वो बोर्ड में ना आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि डिस्क्राइब इन डिटेल ह्यूमन ब्रेन विद डायग्राम और डिस्क्राइब पेनक्रियासिस, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद डायबिटीज़। अब जिस बच्चे को दोनों याद होंगे ना वो कोई भी एक कर लेगा, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक याद करके गए ये सोच के कि दोनों ही देंगे वो लोग, और क्या पता वो लोग ना दें, क्या पता आप ह्यूमन ब्रेन करके जा रहे हैं और वो पेनक्रियासिस दे दें। तो इसलिए जो चीज़ आपको कही जा रही है ना उसको वैसे ही करें। सपोर्ट इन मूवमेंट, ड्रॉ डायग्राम ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको कर लेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन आपको पता है बाहर जो मौजूद होता है, जो कॉकरोचेस वगैरह के होता है, एंडोस्केलेटन जो हमारे अंदर मौजूद है। बोन्स और कार्टिलेज, बोन्स आपको पता है हार्ड होती हैं, कार्टिलेज आपके पास सॉफ्ट होती हैं। स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये स्केलेटल मसल्स आपको पता है। स्मूथ मसल्स आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह होलो ऑर्गन्स के स्मूथ मसल्स होते हैं, और ये आपको पता है इनवॉलेंट्री होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये आपके पास जो है आपके स्केलेटल मसल्स आपके कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद बाइसेप, ट्राइसेप, एंटागोनिस्ट मसल्स होते हैं, इनको याद करके जाना। टेंडन और लिगामेंट के दरमियान डिफरेंस याद करना। शॉर्ट नोट, ऑस्टियोपोरोसिस में आपको पता है ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस का मसला होता है, और ज़्यादातर ये फीमेल्स में देखने में आया है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स इसके अंदर आपके पास है। डिस्क्राइब मूवेबल जॉइंट्स, गिव नेम्स विद एग्जांपल्स। मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स आपको बतानी है। व्हाट इज़ रिकेट, गिव इट कॉज। व्हाट इज़ पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, नेम एंड नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन इट। पेक्टोरल गर्डल क्या है, पेल्विक गर्डल क्या है, उनके अंदर कितनी बोन्स मौजूद होती है, कर लेगा और ये लाजमी करिएगा। और आपको पता है रिकेट्स जो है ये कौन सी बीमारी होती है बेटा, विटामिन डी की कमी से हो रही होती है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है व्हाट आर द फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स इन ह्यूमन आर्म डिफाइन एंटागोनिज्म विद रिस्पेक्ट। WRT यानी कि विद रिस्पेक्ट, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप मसल डिफाइन स्केलेटन एंड ऑल्सो इट्स फंक्शन। डिस्क्राइब आर्थराइटिस, इट्स टाइप्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो डिफाइन द रोल ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं। आर्थराइटिस आपको पता है घुटने की आपके पास बीमारी होती है, क्या कॉज है, क्या ट्रीटमेंट है, कितने इसके टाइप हैं, ओबेसिटी का क्या रोल होता है आर्थराइटिस पर। अच्छा भाई, रिप्रोडक्शन, डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड इट्स एडवांटेजेस। रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ज़ाहिर है जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशंस आती हैं और जो है आपके पास नस्लें चलती रहती हैं, वरना जो है लाइफ ख़त्म हो जाए अर्थ के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनने के अमल को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। डिस्कस स्पर्मेटोजेनेसिस इन रैबिट, स्पर्म चढ़ने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। रैबिट के अंदर आपने बताना है। What are the types of asexual reproduction in plants? Discuss any one in detail. What is pollination? Describe its type. What are the adaptive characters of insect, animal, pollinated flower? What are the adaptive characters of vine, water pollinated flower? What is seed germination? What are the type of seed germination? Describe the parts of flower. Describe the structure of ovule. Define fertilization. What do you mean by double fertilization? Describe the structure of dicot seed. What are the conditions necessary for seed germination? What is the role of National AIDS Control Program? एड्स आपके पास एक्यूट इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, बीमारी होती है जो HIV वायरस की वजह से हो रही होती है, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। डिफरेंस आसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एपिगल एंड हाइपोगल जर्मिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट और डाइकॉट सीड स्ट्रक्चर, बेटा ये तो मेजर हैं, आपको वैसे ही आने चाहिए। अच्छा भाई, ये डायग्राम्स ना इसकी सारी ही प्रैक्टिस करके जाना है। ये तमाम डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है। अच्छा भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, इसको लिख लेगा। उसके बाद है इंपॉर्टेंट रीजंस, हाउ मेल गैमेट्स डेवलप इन फ्लावर, हाउ फीमेल गैमेट्स डेवलप इन फ्लावर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आपको व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, गिव द नेम ऑफ सम डिजीज़, डिफाइन नेम, हाउ दिस डिजीज़ इज ट्रांसफर, ठीक है। इसको अच्छे से करके जाइएगा। एक ही लॉन्ग है इसका जो हमने आपको बताया। चैप्टर 6, डिफरेंस बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस वो होती है जैसे कि भाई दो कलर है, पिंक और रेड, दोनों के दरमियान क्रॉस करवाया और दोनों ही एक साथ जो है वो जो है सामने आ गए, पिंक और रेड दोनों आ गए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में से कोई मतलब हाफ आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग, डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रीक मॉडल ऑफ DNA विद डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करके जाना। डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन डिटेल। बेटा वैसे मेरी मानो ना तो ये चैप्टर ही बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि आप लोग जिस फील्ड से है ना, तो उस फील्ड में ना आजकल DNA और क्रोमोसोम पे बहुत वर्किंग चल रही है। लोग जो है वो जेनेटिक्स की फील्ड में कसरत से जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स और क्या कहते हैं डी फार्मेसी, जिसके अंदर आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायलिसिस और इस तरह की कुछ फील्ड्स है जिसके अंदर जो है अब लोग बहुत ज़्यादा कसरत से जा रहे हैं, जब से ये अवेयरनेस आई है सब में कि MBBS के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। MBBS पे दुनिया ख़त्म नहीं होती। हम सिर्फ MBBS वाले को इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, क्योंकि MBBS में होता है अगर कहीं पर सिर्फ 40 सीट्स हैं तो जिस बच्चे का 41 मेरिट नंबर है, जो सिर्फ एक नंबर से रह गया, तो क्या आप ये बात बोलेंगे कि वो बच्चा जो है वो निकम्मा है? नहीं ना, ऐसी नहीं होती ना बात। तो बेटा इसलिए
अच्छे से पढ़ें। जिस चीज़ में मसला होता है, फ्यूचर गाइड चाहिए, जो भी हो उसके लिए आप जो है वो मिसेस तानी जी कोचिंग सेंटर पे मैसेज करके मुझसे रुजू कर सकते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है बेटा? मेंडल ही फादर ऑफ जेनेटिक है। इसके तो दोनों लॉज अच्छे से याद करके जाना है। डार्विन थ्योरी क्या है? नेचुरल सिलेक्शन की पता होनी चाहिए आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना, सारी करके जाना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट देखो, इस चैप्टर में ना मैं कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगी, इसमें आपको इस तमाम शॉर्ट्स करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ये वही डायग्राम आ गया, इसका सवाल भी था। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट इज़ पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन आपको एयर और वाटर पॉल्यूशन के कॉज, इफेक्ट, कंट्रोल और ओजोन की डिप्लेशन, और जो है ये तमाम चीज़ें आपने बतानी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट में वाटर अबायोटिक फैक्टर, डिस्क्राइब वाटर और टेम्परेचर। अगर आप लॉन्ग में अबायोटिक फैक्टर्स को याद कर लेंगे ना तो शॉर्ट में करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फूड चेन एंड फूड वेब, ये याद कर लेना, बहुत आसान है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट को ख़त्म करना। फॉरेस्ट जो है वो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाने, उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे। व्हाट इज़ पॉल्यूशन, नेम सम पॉल्यूटेंट्स। अगर आपने ऊपर पॉल्यूशन वाला सवाल जो है 4 और 5 कर लिया तो आपका ये सवाल भी खुद ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, व्हाट डू यू मीन बाय, ये भी उसी में हो जाएगा। नेम 5 इंडेंजर्ड मैमल्स इन प्लांट्स और 5 इंडेंजर्ड बर्ड्स इन पाकिस्तान। ये तो आपको बेटा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान होता है, यानी याद करना, जहन में बिठा लेना। इंडेंजर्ड मैमल्स या बर्ड्स वो होते हैं जो इंडेंजर्ड, बेसिकली उनके लिए वर्ड यूज़ होता है जो दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं, एक्सटेंशन पे आ रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे हम सुन रहे होते हैं ना कि भाई एलिफेंट्स जो हैं वो अब इतने रह गए पाकिस्तान के अंदर, अब ये ख़त्म होने वाले। इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर ये जानवर से भी इतना रह गया, ये भी ख़त्म होने वाला है। जैसे भी आपने एक दफ़ा सुना था कि एक फॉरेस्ट है, उसमें आग लग गई थी तो काफ़ी बड़ी तादाद में एनिमल्स का लॉस हुआ था दुनिया को, ठीक है। इंपॉर्टेंट डायग्राम, ट्रॉफिक लेवल, इंटरेक्शन, सिम्बायोसिस, बायोम्स, इसको कर लिएगा। शॉर्ट नोट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, एसिड रेन, इन तीनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसिड रेन है। बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें से भी मैं कुछ छोड़ने को नहीं बोलूँगी, ये बहुत आजकल ये फील्ड चल रही है। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक टूल, सिंगल सेल प्रोटीन, व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम्स अलाउ साइंटिस्ट टू कट ए स्पीसीज ऑफ डीएनए। देखो, कुछ आपके पास ना ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं और चिपकाते हैं, ठीक है, लाइगेज वगैरह, ये तमाम चीज़ें, तो इनको याद कर लेना ताकि आपके पास कैसा डीएनए बनता है, रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी किसी और के डीएनए का पार्ट निकाल के आप किसी और के डीएनए में लगा दो ना, तो वो जो हमारे पास बनता है ना, उन दोनों का मिक्स, वो रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। वो फर्मेंटेशन से बनने वाले फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके पास जो बहुत सारी चीज़ें फर्मेंटेशन से बन रही होती हैंगी, लाइक इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो हर बच्चे को पता होती है, अल्कोहल, ठीक है, इस तरह की तमाम चीज़ें। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के देखो एडवांटेजेस भी बहुत है और डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, ठीक है, तो वो क्या है। लुइस पास्टर जो है उसने उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। रिकम्बिनेंट डीएनए जो होता हैगा, उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं बेटा, जाहिर सी बात है, आप इंसुलिन देखें, ये रिकम्बिनेंट डीएनए का प्रोडक्ट है। प्लाज्मिड के अंदर इंसुलिन का जो है वो हम जीन लगाते हैं, तब हमें बहुत सारी इंसुलिन मिलती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HGP, ड्रॉ फूड चेन एंड फूड वेब, ये आपका उसी का ना यहाँ पे हैगा, ठीक है। फर्मेंटेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर शॉर्ट नोट लिखें, ठीक है। फार्माकोलॉजी, ये भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की फील्ड, फार्मेसी के ऊपर ये, इसको भी बहुत अच्छे से करिएगा, इसकी भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। इसको भी करके इंसान डॉक्टर ही बनता है और MBBS के डॉक्टर वाली ही वर्थ होती है उसकी, बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ होती है, कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। इवन अगर आप बाहर ममालिक में जाएं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे होते हैं ना, उनके अंडर तमाम लोग काम कर रहे होते हैं, तमाम MBBS वाले। अच्छा भाई, इस पे कभी फिर आपको फील्ड्स के बारे में बताएंगे आगे। हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फार्माकोलॉजी, एंटीबायोटिक, इंपॉर्टेंट शॉर्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेडेटिव। सेडेटिव आपके पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्लीप को इंड्यूस करवाती है, यानी कि हम कहते हैं ना स्लीपिंग पिल्स, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियाँ खाने, लाइक इस तरह से, तो उसके क्या यूजेस हैं। व्हाट आर द नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स आपको नेचुरली कहाँ से मिलते हैं।
हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स के, मैकेनिज्म क्या होता है वैक्सीन का हमारी बॉडी में काम करने का, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीरोइन एंड मॉर्फिन, नेम द ड्रग्स आइसोलेट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, हाउ वैक्सीन्स वर्क अगेंस्ट पैथोजन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इंपॉर्टेंट रीजन्स। इसके अंदर आपके पास वाई एडिक्टिव कंसीडर अ हार्मफुल कंडीशन, किसी चीज़ की अगर एडिक्शन हो जाए ना, आदत हो जाए, तो वो हार्मफुल कंडीशन क्यों होती है। एंटीबायोटिक को कैसे डिस्कवर किया गया था, ज़ाहिर पेनिसिलिन को किया गया था, पहली वही एंटीबायोटिक है, और कैसे किया गया था। हाउ वैक्सीन वर्क अगेंस्ट पैथोजन, ये वही है जो मैंने आपको शॉर्ट में भी दिया था। वाई एंटीबायोटिक्स नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन के लिए क्यों नहीं काम करती। ये बहुत मज़े का है, इसको करिएगा, ठीक है। ये आपका है पूरा बायो का टारगेट पेपर, इसको अच्छे से करें, फिर अपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर से इसको कंपेयर करें, और जिसके कोचिंग सेंटर में जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हो रहा है वो उसको दे, ताकि फिर हम उसको बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या फिर आप लोगों की तमाम चीज़ें जो हैं वो चल जाएंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, हम दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।